Welcome back with the chapter third of NCERT, 8th class NCERT by Vipin Chandra, old NCERT. तो फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया दैट इज इंडिया एंड द वर्ल्ड, द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 17, 18 एंड 19 सेंचुरी, जिसमें हमने डिस्कस किया कैपिटलिज्म के बारे में, रेनेसां के बारे में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में, सोशलिज्म के बारे में, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में, और हमने डिस्कस किया कि इंपीरियलिज्म का डिक्लाइन कैसे हुआ, और हमने डिस्कस किया ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ा। सेकंड चैप्टर में अभी तक हमने डिस्कस किया दैट इज कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। इसमें हमने लेटर मुगल्स की बात की, इसमें हमने क्रोनोलॉजी डिस्कस की राइट फ्रॉम बहादुर शाह फर्स्ट से लेके बहादुर शाह थर्ड तक, सॉरी बहादुर शाह सेकंड तक। इसमें हमने बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में डिस्कस किया, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में डिस्कस किया, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में भी डिस्कस किया। इसके साथ हमने रीजनल स्टेट्स के बारे में भी डिस्कस किया, बंगाल के बारे में डिस्कस किया, अवध के बारे में डिस्कस किया, मैसूर के बारे में डिस्कस किया, मराठा के बारे में डिस्कस किया। हमने ये भी डिस्कस किया कि मराठा के डिक्लाइन के रीजन क्या थे। हमने कार्नेटिक के बारे में भी डिस्कस किया, हमने मैसूर के बारे में भी डिस्कस किया, हमने इंडियन सोसाइटी के बारे में भी डिस्कस किया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस किया, और हमने ये भी डिस्कस किया कि इंडियन सोसाइटी में व्हाई देयर वाज नो यूनिटी एज पर एस एनसीईआरटी। कुछ एडिशनल नहीं है, कुछ दूसरी किताबों से नहीं लिया गया है, इसी जो एनसीईआरटी में लिखा गया है उसी पे बात की गई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द थर्ड चैप्टर। बिफोर दैट, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दैट इज द हिस्ट्री फॉक्स इन कोलैबोरेशन ऑफ तैयारी 360, यू कैन सब्सक्राइब बोथ दिस चैनल, यू कैन से दैट लॉग इन दैट इज तैयारी 360, जिसमें और जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं यूपीएससी के रिलेटेड आप उसको भी जो है वो कर सकते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे बड़े सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज द राइज एंड ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल का किस तरीके से ग्रोथ हुई, किस तरीके से राइज हुआ, अलग अलग फेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगेन ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो नेक्स्ट लेवल पे हैं, तो उनको बड़ी सारी चीजें इंफॉर्मेशन बड़ी कम लगेंगी, और जो अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी तो उनको लगेगा कि ये इतनी ही इंफॉर्मेशन है। ऐसा नहीं है, दिस इज नाइदर कंप्लीट और दिस इज नाइदर इनकम्प्लीट। कंप्लीट भी नहीं है और इनकम्प्लीट भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस एनसीईआरटी की सिग्निफिकेंस नहीं है, बड़े सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं यहीं से। ठीक है, एनसीईआरटी 8th क्लास की एनसीईआरटी जो है इसको कंसीडर किया गया है how to write the mains examination, how to write the history paper in the mains, जीएस के फर्स्ट पेपर को किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। दिस द एनसीईआरटी इज कंसीडर्ड टू बी एन आइडियल सोर्स। ओके, सो इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, इसमें हम जनरली इसमें डिस्कस करते हैं दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के बारे में हम डिस्कस करते हैं, इसमें ब्रिटिश रूल को किस तरीके से एस्टैब्लिश किया गया। ओके, सो यहां पे हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज की बात करते हैं। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, बैकग्राउंड क्या है, क्या करने के लिए आए थे, और आपस में कन्फ्लिक्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है यूरोपियन कंपनी की। सबसे पहले आपको यही पता है कि इंडिया में सबसे पहले वास्को डिगामा आया। वास्को डिगामा कब आया, 1498 में, बचपन से पढ़ते आए हैं हम। वास्को डिगामा आया कब, कहां पे आया, कैलिकट में आया वास्को डिगामा। ज़ैमोरिन जो है ही वाज अ रूलर ऑफ कैलिकट एरिया। वास्को डिगामा कब आया, दैट इज 1498 में। और इसके साथ में दूसरी भी ट्रेडिंग कंपनी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम दे आल्सो केम टू इंडिया, जिसमें पोर्चुगल, जिसमें हॉलैंड है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, डेनमार्क है, एंड दे एस्टैब्लिश द ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया। ट्रेडिंग सेंटर्स मतलब फैक्ट्रीज। ओके, कौन से एरिया में, कोस्टल एरिया में। पर्पस क्या है, पर्पस ही ट्रेड, ट्रेड इज द पर्पस। ट्रेड क्या है, कंपनीज ब्रॉट स्पाइसेस, कॉटन, टेक्सटाइल एंड इंडिगो, साल्ट, पेट्रे फ्रॉम इंडिया। देन उसके बाद जो ये यहाँ पे पे किस टर्म में करते थे, ये पेड इन गोल्ड एंड सिल्वर, और वहां पे यूरोपियन मार्केट में जाते थे, अमेरिकन मार्केट में जाते थे, हाई रेट में बेचते थे, एंड ऑफ कोर्स दे अर्न अ ह्यूज प्रॉफिट। बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि ये जो कंपनीज है इनमें आपस में जो इनके रिलेशन है वो बड़े पीसफुल रिलेशन है, ऐसा नहीं है। They had rivalries, they had conflict, they had competition. Okay, तो जिसकी वजह से ये जो ट्रेड और कॉमर्स की वजह से आपस में जितनी भी स्टेट्स थी, चाहे आपकी कंपटीशन जो है, राइवलरीज जो है,
जिसकी वजह से बड़े वायलेंट कन्फ्लिक्ट हो गए। ऑफ कोर्स जिस कंपनी जिस देश से आती थी उसमें आपस में भी राइवलरीज होगी, मतलब दे आल्सो फॉट फॉर द ट्रेडिंग इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी नेशंस हैं, ट्रेड के लिए, कॉलोनीज के लिए आपस में लड़ पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर अमेरिकन कॉलोनीज देयर वाज अ बैटल बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। इंग्लैंड एंड फ्रांस जो है साउथ अमेरिका जो है उसके लिए लड़ते थे आपस में, यहां पे भी इनकी बैटल्स हुई। ओके, देन देयर वाज अ डोमिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड फ्रेंच। इंग्लिश एंड फ्रेंच जो है कंपनीज जो है दे वर मोर सक्सेसफुल एज कंपेयर टू पोर्चुगीज कंपनी, एज कंपेयर टू डेनमार्क कंपनीज, एज कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंपनीज। ओके, देन ऑफ कोर्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे जिसकी वजह से इंडियन पॉलिटिकल अफेयर्स में भी इंटरफेयर करते थे। ओके, इंग्लिश एंड फ्रेंच कंपनीज डोमिनेटेड इंडियन ट्रेड विद यूरोप। आपस में राइवलरीज की वजह से क्या हुआ, देयर वाज अ वॉर, इंटरफेरेंस। पर्पस क्या था, एम वाज टू कंट्रोल ट्रेड, एलिमिनेट राइवल्स एंड एस्टैब्लिश पॉलिटिकल अथॉरिटी। अगर हम हेडक्वार्टर की अगर हम बात करेंगे, हेडक्वार्टर कौन सा है, फ्रांस का हेडक्वार्टर कहां पे है, पौंडीचेरी में। इंग्लिश का सेंटर कहां पे है, साउथ में, सेंट जॉर्ज फोर्ट, और बाद में फोर्ट विलियम में इनका पर्टिकुलर हेडक्वार्टर बन गया। इंग्लिश कंट्रोल एक्सपोर्ट ट्रेड ऑफ बंगाल एंड बिजनेस करेक्शन विद जगत सेठ। इनके बड़े अच्छे रिलेशन थे जगत सेठ के। जगत सेठ कौन थे, ये वर द बैंकर्स ऑफ नवाब्स ऑफ बंगाल, उनके बैंकर्स थे। तो सबसे पहले क्या हुआ, इन दोनों में आपस में क्या हुआ, आपस में दे हैड अ फाइट। इंग्लिश और जो फ्रांस की जो पॉलिटिकल जो इनकी जो ट्रेडिंग कंपटीशन था, जिसकी वजह से क्या हुआ, दे फॉट नंबर ऑफ बैटल्स। कौन से एरिया में, कर्नाटक के एरिया में। इसीलिए जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बैटल्स थी, दैट बैटल्स वर नोन एज कार्नेटिक वॉर। कार्नेटिक बैटल्स जो है इनको बोला जाता है। ओके, सो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें दो इंपॉर्टेंट लोग आते हैं इनके, डुप्लेक्स आता है और रॉबर्ट क्लाइव आता है। कॉन्फ्लिक्ट इरप्टेड बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लिश कंपनीज इन मुगल सूबास ऑफ कर्नाटिक। कर्नाटक की कैपिटल कौन सी थी, आरकोट वाज द कैपिटल। 7040 से 48 तक और भी बड़े सारे, जैसे मैंने आपको क्या बोला, इनकी अलग अलग जगह जो है कॉन्फ्लिक्ट्स थे। यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एम्पलीफाई हुआ। ठीक है, द डुप्लिक्स वॉज द फ्रेंच गवर्नर जनरल। डुप्लिक्स रिक्रूटेड एंड ट्रेन इंडियन सोल्जर्स फॉर द फ्रेंच, used Indian soldier against the English and Indian rulers. What he did, he attacked St. George Fort, defeated Nawab of Carnatic army. There was a rivalry over succession. बड़े सारे रीजंस थे। ट्रेडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स तो थे ही थे, साथ में इंटरफेरेंस भी करते थे, किसकी सपोर्ट से कौन सा रूलर आए, सो दैट वो रूलर इनको सपोर्ट करे। ओके, आफ्टर 7048 पीस, डिस्प्यूट ओवर सक्सेशन ऑफ नवाब ऑफ कर्नाटिक एंड निजाम, इस पे जिसकी वजह से लड़ाई होगी। फ्रेंच सपोर्टेड मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब सपोर्ट करते, इंग्लिश सपोर्ट करते थे मोहम्मद अली को, जो जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। रॉबर्ट क्लाइव जो है ही वॉज वेरी एम्बिशियस। तो ओवरऑल जिसकी वजह से नंबर ऑफ बैटल्स हुई। नंबर ऑफ बैटल्स टोटल कार्नेटिक वॉर्स कितनी हुई हैं, 3 बैटल्स हुई हैं। दैट इज द फर्स्ट कार्नेटिक, सेकेंड कार्नेटिक एंड द थर्ड कार्नेटिक। फर्स्ट कार्नेटिक के रीजन क्या है, इंग्लैंड यूरोप से स्टार्ट हुए, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले, जिसकी वजह से इनके आपस में पीस एस्टैब्लिश हुआ। सेकंड क्यों हुआ, क्योंकि ये इंडिया में अलग अलग लोगों को सपोर्ट करते थे। हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद को एक अलग आदमी सपोर्ट कर रहा था, एक अलग आदमी सपोर्ट कर रहा था। इंग्लिश सपोर्टेड मोहम्मद अली एज अ नवाब, फ्रेंच बैक चंदा साहिब। इंग्लिश, ये बैटल्स इंग्लिश ने जीती, पहली बैटल्स फ्रांस ने जीती, और यहाँ पे ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी यहाँ पे। थर्ड बैटल अगेन कैसे स्टार्ट हुई, यूरोप से स्टार्ट हुई, और बैटल मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल वाज बैटल ऑफ बांडीवाश, और जिसकी वजह से जो है ओवरऑल फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, और जिसकी वजह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का डिक्लाइन हुआ यहाँ पे। इंग्लिश को क्यों सक्सेस मिली, क्योंकि इंग्लिश की जो कंपनी थी इट वाज अ गवर्नमेंट, इट वाज प्राइवेट कंपनी, बट फ्रेंच कंपनी जो है इट वाज अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, लेस गवर्नमेंटल कंट्रोल ओवर प्राइवेट इंग्लिश कंपनी। ब्रिटिश की नेवी जो है वो सुपीरियर थी।
ब्रिटिश के पास अच्छा कंट्रोल था कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में। ब्रिटिश के फाइनेंसिस बड़े स्ट्रांग थे, ब्रिटिश की लीडरशिप भी बड़ी स्ट्रांग थी, और फ्रेंच की लीडरशिप डुप्लेक्स के बाद कोई अच्छी आई नहीं। ओके, तो दैट वाज द कार्नाटिक एरिया। अब हम बात करेंगे दैट इज द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। बंगाल की कन्क्वेस्ट की बात करेंगे। बंगाल जो है इसमें दैट इज द चैप्टर 8 है आपका, ये सब्जेक्ट हिस्ट्री, ये अब इसमें इसी में आता है। तो इसमें टॉपिक्स क्या क्या कवर करते हैं ओवरऑल, ये पहला जो होता है दैट वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसमें कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल में क्या डिस्कस करते हैं, इसमें बैटल कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल में हम डिस्कस करते हैं बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ बक्सर, ड्यूल गवर्नमेंट, ये सारे टॉपिक जो है वो बंगाल से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, बंगाल वाज अ रिच प्रोविंस नो डाउट। अलीवर्दी खान जो है ही वाज द लास्ट एबल नवाब ऑफ बंगाल। इसकी डेथ के बाद इसका ग्रैंडसन आता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला वाज अ वीक नवाब है। इसी के टाइम पीरियड में, सिराजुद्दौला के टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स ने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट की कलकत्ता की, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला ने कैप्चर किया, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट जो है ज्यादा एक्सेलरेट हो गए, जिसकी वजह से एक इवेंट होता है दैट इज द ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, एनसीईआरटी की क्लास में इतना उसको लिखा नहीं गया है। तो ओवरऑल बैटल ऑफ प्लेसी में क्या हुआ, द बैटल ऑफ प्लेसी 1757 23 जून, द फॉट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रॉबर्ट क्लाइव एंड द आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला, ठीक है, नियर कलकत्ता, बिटवीन कलकत्ता एंड मुर्शिदाबाद में है। मीर जाफर जो है ही वाज कमांडिंग द फोर्सेस ऑफ नवाब। मीर जाफर ने एक काइंड ऑफ यू कैन से दैट एक कॉन्स्पिरेसी कर दी थी। तो क्लाइव इजीली वन द बैटल, द ब्रिटिश कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन इन बंगाल। मीर जाफर को वो नवाब बनाते हैं, मीर जाफर उनको काफी ज्यादा गिफ्ट देता है, बट मीर जाफर कुड नॉट फुलफिल द कांस्टेंट डिमांड ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो जिसकी वजह से मीर जाफर को रिप्लेस किया जाता है मीर कासिम के थ्रू, और एक सीक्रेट ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ कलकत्ता। और ये कब होती है, दिस हैपेन इन 1760 में जो है ट्रीटी ऑफ कलकत्ता होती है। तो ट्रीटी ऑफ कलकत्ता के बाद जो है मीर जाफर बिकेम एन रूलर, लेकिन मीर कासिम बिकम द रूलर, लेकिन मीर कासिम जो है ही कुड नॉट सेटिस्फाइड द एस्पिरेशंस आर ग्रीड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि एक और बैटल होती है, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर की ये डेट थोड़ी गलत लिखी हुई है, 1761 नहीं है, दैट इज 1764 है। बैटल ऑफ बक्सर जो है अगेन इट इज एन इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम जो है वो रिफ्यूज करता है, ही रिफ्यूज टू बी अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश, ही वांटेड अ कंप्लीट कंट्रोल ऑफ बंगाल टू चेक द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। व्हाट ही डिड, इसने क्या करता है, ये एक ट्रिपल अलायंस बनाने की कोशिश करता है बिटवीन सुजाउद्दौला ऑफ अवध एंड शाह आलम ऑफ मुगल एम्पायर, एंड थ्री फोर्सेस चैलेंज द ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द कमांड ऑफ मेजर हेक्टर मुनरो इन द बैटल ग्राउंड ऑफ बक्सर। बैटल ग्राउंड ऑफ बक्सर में होता है, बट लेकिन क्या हार जाते हैं ये 1764 में, दे वर डिफीटेड। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बाद पीस सेटलमेंट होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। देयर वर टू ट्रीटीज ऑफ इलाहाबाद, वन साइन विद शाह आलम, एक शाह आलम के साथ साइन होती है, और दूसरी साइन होती है सुजाउद्दौला के साथ। ठीक है, और साइन कौन करता है, साइन करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को फिर से बुलाया जाता है। एक चीज याद रखिए, बैटल ऑफ बक्सर में हेक्टर मुनरो ही वाज कमांडिंग द ब्रिटिश फोर्सेस, लेकिन पीस सेटलमेंट के लिए रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा से इनवाइट किया जाता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। ओके, अंडर दिस ट्रीटी, अंडर द फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो अवध के साथ की गई, इलाहाबाद कारा वाज सरेंडर टू नवाब ऑफ मुगल। 50 लाख रुपए बोला गया कि भाई आप उसको पे करो कंपनी को एज अ वॉर इंडेमनिटी। बलवंत सिंह जमींदार ऑफ बनारस वाज गिवन फुल पोजेशन, इट वाज टू डिटेल इन दिस बुक। देन अंडर द सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इसमें दीवानी राइट्स और निजामत राइट जो है वो खरीदे जाते हैं। दीवानी राइट्स लिए जाते हैं 26 लाख के, और निजामत राइट बेचे जाते हैं 53 लाख के। तो ओवरऑल ब्रिटिशर जो है देवर इन फुल कंट्रोल, ब्रिटिशर जो है वो फुल कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे बड़ी एक इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस ये की जाती है कि रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे ड्यूल गवर्नमेंट बनाता है बंगाल में। ड्यूल गवर्नमेंट का ये मतलब है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है रेवेन्यू राइट्स अपने पास रखता है,
लेकिन जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने पास नहीं रखता। मतलब कि दे वर गेनिंग द फुल इकोनॉमिक कंट्रोल विदाउट शेयरिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी वजह से ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलता है कि देयर वाज सफरिंग, देयर वाज क्राइसिस एंड देयर वाज ह्यूज, यू कैन से दैट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेस और इंडियन पब्लिक के बड़ी ज्यादा जो है क्या किया जाता है, बड़ी सारी एक्सप्लॉयटेशन होती है। और बाद में ये जो ड्यूल गवर्नमेंट जो है ये खत्म होती है कब, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और वैरन हेस्टिंग इसको कंप्लीट करता है। तो ड्यूल गवर्नमेंट जो है दैट इज राइट टू कलेक्ट दीवानी बाय द ब्रिटिश began a dual government. The Nawab looked after the administration, that company controlled the army, judiciary and revenue collection of Bengal. This arrangement gave immense power to the British without sharing any responsibility. So this was the conquest of Bengal, जिसमें हम कवर करते हैं that is the Battle of Plassey, Battle of Buxar, Treaty of Allahabad and the dual government. Okay. Then again to NCERT, what happened इस टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी कन्क्वेस्ट होती हैं, दैट इज इसमें आपकी एंग्लो फ्रेंच वॉर्स हैं कार्नेटिक में, बैटल ऑफ प्लेसी अभी तक हमने ये डिस्कस किया इसी टाइम पीरियड में, देन बिगिनिंग द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट। अब इसके बाद यही इसी के दौरान जो है ये चीजें हमने डिस्कस की, ब्रिटिश बिकम द रूलर ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, नवाब ऑफ अवध बिकम इंडिपेंडेंट, कार्नेटिक स्टेट क्रिएट की जाती है, ब्रिटिश इंटरेस्ट कनेक्टेड अराउंड कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, मेजर इंडियन पावर्स यहाँ पे कौन सी हैं इस फेस में, मराठा बिकेम अ चैलेंज, हैदराबाद बिकेम अ चैलेंज एंड मैसूर बिकेम द चैलेंज। मराठास बिकेम अ चैलेंज अंडर द पेशवा, इस फेस की बात कर रहा हूँ। हैदराबाद बिकेम अ चैलेंज अंडर हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, और हैदराबाद अंडर निज़ाम एंड मैसूर अंडर हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। इसी टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, इस टाइम पीरियड में होता क्या है 65 से 85, जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, ये मैंने नहीं बनाया, ये एनसीईआरटी में है। ओके, तो यहाँ पे क्या है 65 से लेके 85 में क्या हुआ है, ड्यूल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की गई है, ब्रिटिश कंट्रोल रेवेन्यू एंड आर्मी एंड रेवेन्यू, नवाब लुक्ड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। इश्यूज क्या है ड्यूल गवर्नमेंट के साथ, नवाब हैड नो अथॉरिटी, ब्रिटिश हैड पावर बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर वाज अ करप्शन एंड ऑपरेशन बाय द कंपनी ऑफिशियल्स। ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलता है, 1717 में देयर वाज टेरिबल फेमाइन इन बंगाल, 69 में हैदर अली जो है वो डिफीट करता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 69 में। अगेन इस फेज में और क्या होता है, वैरन हेस्टिंग ही बिकेम द गवर्नर, देन ही नाम नॉमेनक्लेचर चेंज होता है, गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया जाता है एंड कंसोलिडेटेड ब्रिटिश रूल इन बंगाल। अगेन इसी टाइम पीरियड में और क्या कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट विद द इंडियन रूलर्स विज अ टू द इंडियंस, इंग्लिश हेल्प नवाब्स अवध अगेन रोहिला, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार होती है और जो इसका कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, यहाँ पे ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ दैट इज ट्रीटी ऑफ सेल्बाई होती है, ट्रीटी ऑफ सेल्बाई होती है, ठीक है। एंग्लो मैसूर वॉर भी होती है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी होती है, इट वॉज अ ड्रॉ कॉन्टेस्ट, फर्स्ट जो है 70-67 से 69 में और सेकंड जो है 70-80 से 84 में। ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस जो है ओवरऑल क्या होता है, इट फेल्ड टू एक्सटेंड द टेरिटरीज, एक्सटेंडेड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, सिक्योर्ड न्यूट्रलिटी ऑफ भोंसले एंड निजाम्स, कैप्ट डिफरेंसेस अमंग द इंडियन रूलर्स, ठीक है। सो अब हम सेकंड फेज की अगर हम बात करें 70-85 से लेके 97 तक क्या है, तो यहाँ पे यूरोप में क्या होता है, दैट इज आफ्टर ब्रिटिश डिफीट इन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका इनके हाथों से निकलता है, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म होता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्ट पास किया जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। बैरन हेस्टिंग जो है ही वॉज नोन फॉर एट्रॉसिटीज एंड ब्राइबरी, ही वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट। दो नए रूलर्स आते हैं, दैट इज कॉर्नवालिस एंड जॉन शोर, ओके, they followed the policy of non intervention। ओवरऑल डेवलपमेंट क्या है, शाह आलम मुगल एम्पर जो हमने डिस्कस किया है, he became the first pensioner, मराठा resumed attacks on निजाम, गोरखास के साथ जो है यहाँ पे कंफ्लिक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, बर्मीज का भी इन्फ्लुएंस रहता है, अफगानिस्तान में भी इन्फ्लुएंस रहता है। तो अगेन इस फेज में हम डिस्कस करते हैं, तो इंग्लिश जो है दे वर आल्सो लुकिंग बियॉन्ड द इंडिया, ठीक है। इसी फेज में क्या है, देन इसी फेज में क्या है, दैट वाज थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर भी होती है, टीपू सुल्तान अटैक्ड कॉर्ग एंड ट्रेवनकोर,
जिसकी वजह से थर्ड एंग्लो मैसूर वार होती है, टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड, ट्रीटी ऑफ मसूलीपट्टनम साइन होती है, देन नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी अबंडन और ब्रिटिशर दोबारा से जो है इंटरफेयर करते हैं, निजाम को अपने फेवर में लेते हैं, और इस फेज में क्या होता है, ब्रिटिशर्स अपनी पावर को कंसोलिडेट करते हैं और एक्सपेंशन की जो है नए तरीके से तैयारी करते हैं। अगर हम इस नेक्स्ट फेज की बात करें 1798 से 1809 में, तो यहाँ पे वेल्सले बिकम द रूलर। वेल्सले ने जो है एक नई पॉलिसी लाता है, दैट इज द सब्सिडरी अलायंस, न्यू वॉर वेव ऑफ एक्सपेंशन। अगर यहाँ पे बात करें, वहाँ पे यूरोप में भी लड़ाई हो रही है, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे मैसूर, थर्ड वार में मैसूर वीक हो जाता है, मराठास में इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं और सेकंड एंग्लो मराठा वॉर भी होती है। वेल्सले की पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस जो है, दैट इज 1799 में। पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस में क्या है कि जो इंडियन रूलर्स हैं, दे सबमिट और दे सरेंडर द आर्मी टू द ब्रिटिशर्स। मेंटेनेंस इंडियन रूलर्स करेंगे, लेकिन एक्सपेंसेस मेंटेनेंस इंडियन रूलर्स करेंगे, लेकिन कमांड ब्रिटिशर्स के साथ में रहेगी। इंडियन रूलर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स किसी के साथ फॉरेन रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, कोई फॉरेन रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट किया जाएगा। सो दैट वाज अ पार्ट एंड दैट वाज द प्रोविजन ऑफ सब्सिडरी अलायंस। ओके, ओवरऑल ब्रिटिश जो है सब्सिडरी अलायंस में इंडियन रूलर्स लॉस करते हैं अपनी क्या, इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहला जो रूलर जो सब्सिडरी अलायंस साइन करता है, दैट वाज द निजाम ऑफ हैदराबाद 1799 में। दिस इज द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। अगेन इसमें टीपू सुल्तान के साथ वॉर होती है, फोर्थ वॉर जो है, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान की डेथ होती है। रीजन क्या था कि फ्रेंच सपोर्ट टू द टीपू सुल्तान। तो नया रूलर जो है मैसूर में इस्टेब्लिश किए जाते हैं, कौन, वोडियार। वोडियार डायनेस्टी इस्टेब्लिश की जाती है, जो टोटली अंग्रेजों पे डिपेंडेंट है। मराठास में भी कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, मराठास भी डिफीट होते हैं, सिंधियास पर भी डिफीट, दे वर आल्सो डिफीटेड। सो ओवरऑल यहाँ पर ब्रिटिश की काफी ज्यादा कन्क्वेस्ट है, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे ब्रिटिश इंपायर दे बिकम वेरी पावरफुल। अगर हम लास्ट अगले फेज की अगर हम बात करें, तो अगले फेज की अगर हम बात करें, तो ये जो लास्ट फेज है 48 वाला, तो इसमें ब्रिटिशर जो है दे वर लुकिंग बियॉन्ड द बॉर्डर्स। बॉर्डर के बियॉन्ड की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे बियॉन्ड द बॉर्डर होता है, दैट इज द नॉर्थ वेस्ट रीजन में। ऑफ कोर्स यहाँ पे पंजाब की तरफ जाते हैं, लेकिन रणजीत सिंह वाज देयर। यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार होती है, बर्मा को कैप्चर कर लिया जाता है। पिंडारी वार होती है 1817 में, जिसकी वजह से फर्स्ट एंग्लो, इसमें थर्ड एंग्लो सिख वार भी, थर्ड एंग्लो मराठा वार होती है। पिंडारीज बिकम द रीजन, दैट वाज द वॉर अगेंस्ट, दैट इज पिंडारीज टर्न इनटू द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो ओवरऑल कन्क्वेस्ट क्या है, कंसिक्वेंसेस, मराठा पावर टोटली एक्सटिंक्ट हो जाती है, टोटल डिजास्टर फॉर मराठास। पेशवास एक्साइल्ड, पेशवास वर गिवन पेंशन, सारे अपनी टेरिटरी, सारे अपनी आर्मीज डिसबैंड हो जाती है, और अंग्रेज जो है दे ऑलमोस्ट बिकेम द इनडोमिनेंट और डोमिनेंट फोर्सेस और अनचैलेंजेबल फोर्सेस इन दिस फेज। ओके, तो यहां पे रणजीत सिंह, ऑफ कोर्स रणजीत सिंह वाज वेरी पावरफुल रूलर। उसने अंग्रेजों के साथ एक ट्रीटी साइन की थी 1809 में, दैट वाज ट्रीटी ऑफ अमृतसर। लेकिन रणजीत सिंह की डेथ के बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, खालसा आर्मी जो है इट बिकम इनडिसिप्लिन, जिसकी वजह से दो वॉर्स होती है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, सेकंड एंग्लो सिख वॉर। तो सिख जो है दे वर आल्सो डिफीटेड, और गुलाब सिंह मेड महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है, और पंजाब को भी वो कैप्चर किया जाता है। तो ओवरऑल इस फेज में क्या है, ब्रिटिश वॉज एस्टैब्लिश एज अ पैरामाउंट पावर इन इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया। लॉर्ड डलहौजी जो है, he became very powerful, he through his direct annexation, through his indirect annexation, that was the policy of doctrine of lapse की वजह से, direct conquest की वजह से he became a very powerful और British rule was established. Other forms of annexation क्या है, other forms of annexation, that was a doctrine of lapse. Okay, doctrine of lapse 1848 में, और फर्स्ट स्टेट कौन सी है, सतारा वाज द फर्स्ट स्टेट। सतारा फर्स्ट स्टेट है, और झांसी सबसे पॉपुलर थी, दैट इज 1854 में, झांसी वाज वेरी पावरफुल। डलहौजी की और सिग्निफिकेंस क्या है, एनेक्सेशन ऑफ अवध, नवाब वाजिद अली शाह, मैं भूल गया था इसका नाम, नवाब वाजिद अली शाह 1856 ऑन द कंडीशन ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन।
Pension of Nana Sahib was stopped. Conquest of Burma 1852. British emerged as a paramount power. As the British rule reached its height, discontent also grew, which soon broke into the revolt of 1857. ब्रिटिश की सक्सेस के रीजन क्या है? सुपीरियर आर्म्स एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी, बेटर रेंज फायरिंग स्पीड, लॉयल्टी, ब्रिटिश मिलिट्री डिसिप्लिन, रेगुलर सैलरी वाज देयर, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, क्योंकि बैटल ऑफ प्लेसी और बक्सर के बाद दे बिकम वेरी पावरफुल, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप वाज देयर, बहुत सारे रूलर्स आए एज कंपेयर टू इंडिया, वेल्सले, कॉर्नवालिस, डलहौजी, देन उसके बाद कूट, लेक, बहुत सारे, लैक ऑफ नेशनल प्राइड एंड यूनिटी अमंग द इंडियंस, दैट वाज अनदर रीजन. सो विद दिस वी फिनिश्ड थर्ड चैप्टर ऑफ NCERT, very important, that established, that mention about the establishment of British rule. Okay, soon we'll come with the fourth chapter, that जिसमें हम डिस्कस करेंगे, that is administrative structure under the East India Company. Thank you so much. Please subscribe our channel. That was History Fox and Tiyari 360. Thank you.